ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹਾਈਜੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਟ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ मुस्कान है। उर्वशी जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करती हूँ। उर्वशी जी, आप एक बहुत ही अलग किस्म के कैंसर से जूझ रहे हैं, क्या है वो, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़? जी, इसका नाम है ALK पॉजिटिव लंग कैंसर, लेकिन ये अधिकतर जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें होता है। एक जीन होती है, सबके शरीर में होती है, जिसका नाम ALK है, और वो सब जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके अंदर वो स्विच्ड ऑफ रहती है। लेकिन किसी अननोन कारण की वजह से कुछ लोगों में ये ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। अधिकतर यंग लोग जो हैं इससे पीड़ित होते हैं। महिलाएं काफ़ी जो एशिया, साउथ एशिया रीजन्स में हैं उनको काफ़ी होता है, लेकिन ये सब अभी बस पैटर्न्स हैं। हमें पता नहीं है कि क्यों। कुछ लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन हो सकता है, कुछ लोग और वजहें इसमें बोलते हैं, लेकिन अभी बहुत रिसर्च की इस बीमारी में ज़रूरत है और डॉक्टर्स भी इस बीमारी को अभी अच्छी तरह से नहीं समझते। यानी आपने बताया कि ये नॉन स्मोकर्स में होता है, तो ये भी एक बड़ी डिफरेंट किस्म का एक कंसेप्ट बाहर आया, क्योंकि आम अगर हम देखते हैं लोग कैंसर के बारे में पढ़ते हैं या कैंसर के बारे में हम सुनते हैं तो ये कि अगर मैं 15-20 साल पहले चली जाऊँ तो ये कंसेप्ट है कि जो स्मोक करते हैं, जो ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, जो मोर प्रोन टू कैंसर। बट ये एक अलग ही किस्म का कैंसर है जो नॉन स्मोकर्स में होता है। जी, तो ये ज़रूर है कि बहुत से ऐसे कैंसर हैं जो स्मोकिंग की वजह से होते हैं लोगों में। स्मोकिंग तो एक बहुत ही वेल नोन रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। अल्कोहल पे भी अब और एविडेंस आती जा रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ उनमें हो जो इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हों। मेरी लाइफस्टाइल तो हमेशा बहुत ही हेल्दी रही और मैं तो खुद ही पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो ना स्मोकिंग का सवाल है ना अल्कोहल का सवाल है। तो ऐसा गारंटी नहीं है। कैंसर एक तरह से बड़ी रैंडम बीमारी भी है। हम उसको नहीं समझते अभी कि क्यों वो किसी में होती है और उसी प्रोफाइल के दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। तो ये बातें अभी हम नहीं समझ पाते। आप बहुत से स्मोकर्स देखेंगे, वो जिंदगी भर स्मोक करते रहते हैं, उनमें नहीं होता। तो ऐसा हमारे पास कोई इसका डेफिनेटिव आंसर है नहीं, और इसीलिए रिसर्च की बहुत जरूरत है इसमें। उर्वशी जी, आपको कब पता लगा, मतलब दैट यू आर, आपको इस किस्म का एक कैंसर है? लाइक आप बता रहे हो कि आप खुद एक पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से हो, तो जब आपको पता लगा कि हाउ वॉज इट, मतलब आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, अगर मैं आपकी जगह पे बैठ के सोचूं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं बताने के लिए कि मैंने किस तरह उस चीज़ को महसूस किया। सो व्हेन यू केम टू नो, किस तरह, डू यू हैव एनी सिम्टम्स? क्योंकि नॉर्मली मैं देख पा रही हूँ कि कल मैं पढ़ भी रही थी कि काफ़ी सारे कैंसर्स ऐसे हैं जो हमें सडनली पता लगते हैं, कोई सिम्टम भी नहीं होते। तो आपको कैसे इस बीमारी के बारे में पता लगा? हाँ, मेरा भी वैसे ही था। मैं तो बहुत ही फिट थी और फिजिकली हमेशा बहुत एक्टिव रही हूँ, क्योंकि मैं डांसर भी हूँ। तो मुझे कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं था। और एकदम से एक दिन मुझे बहुत थकान महसूस हुई, और ऐसी थकान मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। तो मुझे बड़ा अनयूजुअल लगा, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को भी मैसेज किया कि आज बहुत ही अजीब सी थकान लग रही है। तो उसके बाद बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में अलग अलग सिम्टम हुए, जैसे बुखार हुआ, भूख नहीं लगती थी, वजन नेचुरली फिर कम होने लगा अगर आप खा नहीं पा रहे हैं जैसे नॉर्मल होता है, थोड़ा नोजिया है, वॉमिटिंग है। तो ये एक्चुअली सब स्टमक और लिवर रिलेटेड सिम्टम्स थे, और हम इतना ध्यान भी नहीं देते। नहीं, और ये सोचते कि कोई इन्फेक्शन होगा, कुछ होगा, पर मैंने तो फिर भी इमीडिएटली चेक कराया। तो मेरे एक्चुअली कोई डिले नहीं था सिम्टम्स होने में और चेक कराने में, लेकिन फिर बहुत से स्कैन लगे, बहुत से टेस्ट लगे, बायोप्सी हुई, एक जीन्स की जो जांच होती है वो हुई,
तभी जाके समझ में आया कि ये है। डॉक्टर्स भी सोच रहे थे कि ये तो शायद कोई स्टमक की बीमारी है, स्टमक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने तो कुछ ने 6-6 महीने का मुझे टाइम फ्रेम दे दिया था, मतलब मुझे नहीं बोला था क्योंकि मेरी तो हालत नहीं थी उनकी बात सुनने की, लेकिन मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया था कि इनके पास तो सिर्फ 6 महीने का समय है। My God. तो यही दिखाता है कि कोई डॉक्टर भी नहीं जानता पूरी तरह से। तो इसीलिए जो हम समय दे देते हैं लोगों को कि आपके पास 6 महीने 3 महीने है, किसी को नहीं पता कि किसी के पास कितना समय है। एग्जैक्टली। तो ये सब जब प्रोसेस हुआ तो तब मुझे पता चला कि ये है। शुरू में तो मैं बहुत शौक में थी, तो मुझे तो रजिस्टर भी नहीं हुआ। मुझे लगता है बहुत हफ्ते महीने लग गए ये रजिस्टर भी होने में कि क्या है ये पूरी तरह से चीज। क्योंकि इतने यंग पर्सन को जब ऐसी चीज होती है तो आपका पूरा लाइफ डिसरप्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो शुरू में तो बहुत शौक ही था और इसीलिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट मुझे बहुत मांगना पड़ा, खुद ही मांगना पड़ा। क्योंकि क्या होता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रेन नहीं होते हर पहलू के बारे में सोचने के बारे में। वो सिर्फ आपका कैंसर के नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब किसी भी मरीज को कैंसर होता है तो उसको और बहुत तरह की मदद चाहिए होती है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, हर तरह की मदद चाहिए होती है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो इक्विप नहीं होते। तो इसीलिए मुझे मेंटल हेल्थ सपोर्ट मांगना पड़ा। और जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं दवाइयाँ, वो उन पे मैं हूँ अब 2.5 साल से। क्योंकि उनके बिना तो शायद मैं ऐसे भी नहीं फंक्शन कर रही होती, आपके सामने ऐसे नहीं बैठी होती। तो ये पहलू है कैंसर के जो बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोग चर्चा भी करते हैं। नॉर्मली हम सिर्फ वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा आपने कंसेप्ट बताया उर्वशी जी के मेंटल हेल्थ। जी, हम देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 4-5 साल पहले जब कोविड आया था तो कितने लोगों की मेंटल हेल्थ को उसने इफेक्ट किया था। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट भी बाहर आके आता है कि हमें जो हमारी मेंटल हेल्थ है, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई वर्क है, चाहे कुछ भी है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट रियली नीड्स टू बी taken care of. Or I really salute you that you have kept yourself mentally very strong because it's very hard. हर रोज एक उस चीज के साथ आपको जगना that I am having a disease and कैंसर का तो नाम ही इतना वो है, you know, we get a different type of fear in our hearts. मैं सरवाइव कर पाऊंगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, बट यू आर सर्वाइविंग, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू उर्वशी जी। तो अभी आप किसी किस्म की कोई मेडिसिन पे हो या हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन? हाँ, मेरा तो ऐसा मेडिकेशन है वो रोज लेना पड़ता है, बट एक ओरल मेडिकेशन होता है। ओके, यू हैव टू टेक इट, हर रोज आपको दवाई लेनी पड़ती है? रोज लेनी होती है, ओरल एक टैबलेट्स होती हैं। तो ये भी एक बात है कि अब कैंसर का जो इलाज है वो बहुत बदल भी गया है। क्योंकि एक हमारा स्टीरियोटिपिकल इमेज है कैंसर पेशेंट का कि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कीमोथेरेपी लग रही है, उसके बाल चले गए, वो जरूरी नहीं है। अब बहुत तरह के इलाज आ गए हैं जिनमें आपको हो सकता है ऐसे साइड इफेक्ट ना भी हो। तो वो भी समझना बहुत जरूरी है कि वो एक स्टीरियोटाइप कैंसर का हमें नहीं रखना चाहिए कि वो एक पेशेंट ऐसा ही दिखता है या ऐसा ही इलाज होता है उसका टिपिकल, जो कि टिपिकल नहीं है। ये बीमारी हर इंसान में यूनिक है। कोई यानी तो आपकी बॉडी जैसे ह्यूमंस आर बोर्न डिफरेंटली, तो हर व्यक्ति का शरीर अलग तरीके से उस बीमारी को रिस्पॉन्ड करेगा। एब्सोल्युटली, और ट्रीटमेंट भी अलग होता है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि दुनिया भर में तो हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट जो कहलाता है कि हर व्यक्ति की जिस प्रकार की बायोलॉजी है, उसकी जो बीमारी है, उसके हिसाब से हम इलाज बनाएं। ये नहीं कि वो एक ही इलाज हम सबको देते रहें, क्योंकि वो एक जैसा इफेक्टिव सब में नहीं हो सकता। तो पूरी तरफ आप देखेंगे अगर दुनिया में, तो यही एक हो रहा है कि अब हम पर्सनलाइज करें ट्रीटमेंट को। और कोई भी 2 व्यक्ति के कैंसर एक जैसे नहीं होते हैं, यही मैं कहती हूँ। लोग कंपैरिजन करने लगते हैं बिकॉज हम ये भी सुनते हैं कि कैंसर हो गया, कीमो होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, मिसकंसेप्शन जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ आपकी सर्जरी हो सकता है सिर्फ आपको रेडिएशन चाहिए हो सकता है कीमो हो आपका, हो सकता है ये सब चाहिए हो, ये सारा कुछ करना पड़े, या हो सकता है मेरी जैसी टारगेटेड दवाई हो या इम्यूनोथेरेपी
करके अब होती है, जहां आपके बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को एक तरीके से मजबूत किया जाता है कि आप इस बीमारी से लड़ सकें। तो तरह तरह के इलाज हैं, तो अब कोई एक वो प्रोटोकॉल नहीं है, और इसीलिए एक तरह के साइड इफेक्ट्स भी सबको नहीं होते और एक तरह के आउटकम सबके नहीं होते, सबका अलग अलग एक जर्नी होती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि कई बार हम इंटरनेट पे गूगल करके बड़ा घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, इसमें तो सिर्फ 5 साल की जिंदगी है, 10 साल की है। एक्चुअली कोई नहीं कह सकता, वो रियली आपकी अपनी यूनिक जर्नी वो रहेगी। तो कोई स्टेटिस्टिक उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि वो आपको बता पाए कि आपके पास कितना वक्त है या नहीं है। तो ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही उर्वशी जी कि हम आजकल नेट ने दुनिया को, लाइफ को इतना फास्ट कर दिया है, कुछ भी हो विद द ब्लिंक ऑफ एन आई हम जल्दी से देखने लग जाते हैं क्या हुआ, एंड वी गेट इनटू मिसकंसेप्शंस। सो कभी भी आपको, हम ये संदेश भी इस शो के जरिए अपने दर्शकों को लगाना चाहते हैं कि कभी भी आपको लगे कि यू आर नॉट वेल, प्लीज अवॉइड रीडिंग योरसेल्फ। आपको डॉक्टर के पास ही जाकर जो सही ट्रीटमेंट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल पुट योरसेल्फ इन अ वेरी इन अ वेरी रॉन्ग प्लेस। जी, सी रीडिंग मैं कहूंगी वो ही उतना करिए जो, एंड आइडियली अगर आपका कोई केयर गिवर कर सके। जैसे मैं नहीं पढ़ती हूँ अपनी बीमारी के बारे में, मैं कॉन्शियसली अवॉइड करती हूँ, लेकिन मोस्ट रिसर्च मेरी मदर करती हैं, वो पढ़ती हैं, क्योंकि आपको रिसर्च के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ना जानते हो। क्योंकि डॉक्टर, मैंने जैसे कहा, जैसे मेरी बीमारी है तो कोई भी डॉक्टर दुनिया में, ये बात नहीं कि यहाँ का डॉक्टर या कहीं और का, वो बहुत कम समझते हैं इसको, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कम पेशेंट्स इस बीमारी के देखे होते हैं। तो इसीलिए रिसर्च इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको अपने जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं आपकी बीमारी के एरिया में, जो नई दवाइयां आ रही हैं, आपको उनके बारे में अप टू डेट रखना अच्छी बात है, जरूरी भी है। क्योंकि कई बार आपके डॉक्टर को हो सकता है कि बिकॉज हमारे यहाँ डॉक्टर्स तो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं कि उनके पास कहाँ समय है कि वो ये पढ़ाई लिखाई करें दोबारा से और रिसर्च करें। तो वो अगर आपका कोई केयर गिवर कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि खुद अपनी बीमारी के बारे में पढ़ते रहना वो काफी एक तरह से डिप्रेसिंग हो जाता है, और आपके मन में एक फियर भी, नेगेटिविटी भी, और फिर वो उसी में आप घूमते रहते हैं। तो वो अगर कोई कर सके और आपके लिए, तो वो तो बेस्ट सिचुएशन है। लेकिन आप खुद भी पढ़ रहे हो तो रिसर्च पे फोकस करिए, क्योंकि वो आपको होप देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पीछे की स्टेटिस्टिक्स देखते रहेंगे तो उसमें आपको सिर्फ मतलब डर लगेगा, क्योंकि जनरली कैंसर में आप देखेंगे कि हर साल जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। Exactly. तो अगर पुराना डेटा मैं देखूंगी 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, तो मुझे उससे बहुत ही एक गलत पिक्चर मिल सकती है। तो इसलिए, और वो मैंने भी किया है, जो कि वो हर पेशेंट करता है कि भाई सबसे पहले गूगल करो कि भाई कितनी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो वो तो सभी कोई करते हैं, लेकिन मैंने यही इस जर्नी से सीखा कि वो करना हेल्पफुल नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च पे फोकस करेंगे तो वो आपको उम्मीद देगा, आगे के लिए उम्मीद देगा। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और हम इंफॉर्मेशन भी इस टॉक शो के जरिए अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि रिसर्च एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, वो कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है जी। तो रिसर्च कीजिए, बट उसको पढ़िए मत, उस लेवल तक मत पढ़िए। सो उर्वशी जी, अगर मैं आपके करियर ग्राफ को देखूं तो यू हैव बीन ऑन द प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, नीति आयोग में आप रह चुके हो, वो आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी? जी, मैं बल्कि 8 साल रही वहाँ, और मैं एकमात्र प्रोफेशनल थी जिन्होंने तीनों वाइस चेयरपर्सन के साथ काम किया। तो शुरुआत से बिल्कुल पहले अरविंद पानागरिया जी थे, फिर राजीव कुमार जी थे, सुमन बेरी जी हैं, और अमिताभ कांत जी के जो सीईओ थे उनके साथ बहुत काम किया। मेंबर जो हेल्थ हमारे हैं डॉक्टर विनोद पॉल, उनके साथ खासतौर से कोविड में बहुत काम किया। तो मेरा काफी यूनिक वहां पे एक तरह से जर्नी रही, क्योंकि हर
किसी को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती Exactly, कि सारे सीनियर लीडरशिप करीब करीब के साथ काम करने को। तो बहुत यूनिक इंसाइट भी रहा पॉलिसी मेकिंग में, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें, जो फ्लैगशिप स्कीम्स बनी सरकार की उनमें काफी मैंने काम किया, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे पोषण अभियान हो, कोविड रिस्पॉन्स जैसे मैंने कहा, फिर मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हम लोगों का काफ़ी इंटरेक्शन था, उनके काफ़ी पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस चेंजेस हम लोग करते थे। तो और मेडिकल एजुकेशन के जो बिल्स पास हुए थे, तो वो तीनों बिल्स पे मैंने काम किया था। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन की बात थी, जो कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन बना है तो उसके बिल्स वहीं पे ड्राफ्ट हुए थे। डॉक्टर अरविंद पानागरिया थे चेयरपर्सन कमेटी के, जिसने वो पूरा रिकमेंडेशंस दिए और उस इनिशियल बिल को ड्राफ्ट किया। तो उस पर मैंने काम किया था और वो फिर पास हुआ पार्लियामेंट में और फिर एक्ट बना। तो वो था। और कुछ समय मैंने वहाँ पे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस है, उसमें भी काम किया। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका मॉनिटरिंग भी होता है, उनका इवैल्यूएशन होता है। तो उसमें करीब 1.5 साल मैं वहाँ पे भी थी। तो बहुत ही डाइवर्स एक तरह से एक्सपीरियंस रहा और कंट्रीब्यूशन भी बहुत कुछ करने को मिला, क्योंकि जब आप सीनियर लीडरशिप के साथ काम करते हैं डायरेक्टली तो मोस्टली सबके सब ऐसे ही थे कि उनको प्रोफेशनल की इनपुट का वैल्यू था, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं करियर ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट नहीं हूँ। तो लेकिन वो एक्सपर्टीज वो वैल्यू करते थे कि आपने हेल्थ केयर में जो आपकी डीप एक्सपर्टीज है वो हम पॉलिसी मेकिंग में उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। सो उर्वशी जी, इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर काम करके मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मैन? बिल्कुल ज़्यादा हैं। वुमेन के लिए पहुंच पाना भी उन पोजीशंस में हार्डर है। It's really, और आई थिंक वुमेन के मल्टीपल बैरियर्स हो जाते हैं। एक तो हम खुद पे ही बैरियर्स कर देते हैं, क्योंकि वो एक पेट्रियार्कल थिंकिंग हमारे अंदर इनग्रेन्ड होती है। तो जैसे मीटिंग में अगर मोस्टली वहाँ सब आदमी बैठे हैं और आप एकमात्र महिला हैं और अगर आप यंग हुई तो फिर तो और भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ एजिस्ट सोसाइटी भी बहुत है कि मतलब जब तक आपके सर पे सफेद बाल ना हो जाए हम आपको सीरियसली नहीं लेते। तो जो कि आयरनी है, क्योंकि मेजॉरिटी हम लोग यंग कंट्री है अभी भी, लेकिन ऐसा ही मैंने महसूस किया कि एजिस्ट है और फिर जेंडर का इशू है। तो वो फिर मैं देखती थी कि पहले जब मैं भी थी तो बोलने में भी आप हिचकिचाते हैं, आप बोलना भी नहीं चाहते वहां पे कि अरे मैं क्या बोलूंगे तो क्या होगा। तो एंड मे बी यू हैव द स्मार्टेस्ट थिंग टू से, हो सकता है कि आपके पास सबसे बढ़िया इनपुट हो लेकिन आप चुप रह जाते हैं इन्हीं सेल्फ डाउट्स की वजह से। तो मैं तो बल्कि जब मैं डायरेक्टर बनी और मेरी टीम में जब कुछ यंग प्रोफेशनल्स आए जो महिलाएं थी, तो मैं उनको यही इनकरेज करती थी कि आप बोलो, आपके पास है कुछ बोलने को तो बेबाक होके बोलो। ये मत सोचो कि वो क्या सोचेगा, आप खुल के बोलो। तो बट ये एक मैंने रियलाइज किया कि ये हमारा सेल्फ इम्पोज्ड एक तरह से बैरियर हो जाता है, बट फिर सिस्टेमिक स्ट्रक्चरल बैरियर्स भी हैं। मोस्टली आप देखेंगे अभी भी मैंने जिन सबके नाम लिए सीनियर लीडरशिप में वो सब मेल हैं। मुझे तो 8 साल में अवसर नहीं मिला कि मैं किसी फीमेल वाइस चेयरपर्सन या मेंबर या सीईओ के साथ काम करूं। तो वो दिख जाता है कि फीमेल्स के लिए अभी भी वो ग्लास सीलिंग है कि आप इतने तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक चेंज हो रहा है बट स्लो है। और आई थिंक विमेन का बहुत दायित्व खुद इसमें बन जाता है। होना नहीं चाहिए सिर्फ विमेन पे दायित्व, मेन का भी रोल होना चाहिए, लेकिन आई थिंक विमेन पे और बन जाता है कि अगर आप उन पोजीशंस पे पहुंची हैं तो जो आपसे जूनियर महिलाएं हैं आप उनको इनकरेज करिए, आप उनको भी ऊपर खींच के लाइए। इसको हम कह देते हैं कि अपलिफ्ट ईच अदर। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि उसी से जो मोमेंटम है चेंज का वो बढ़ सके और बदल सके। उर्वशी जी, मैं देख रही हूँ कि फ्रॉम हैविंग द टॉप पोजीशंस to start from studying top universities and fighting
with a rare form of cancer and that smile on your face, इतनी हिम्मत, इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती है? नहीं, देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मैं अभी स्माइल कर रही हूँ, पर मेरे बहुत खराब मोमेंट्स भी होते हैं। वो लोगों को नहीं दिखते, बट हाँ मेरे करीब जनों को जरूर दिखते हैं। तो आई थिंक हम सब ह्यूमंस हैं, You all are fighting our battles. हमारा सब कुछ ना कुछ चल ही रहा है, और अपना स्ट्रेंथ हम लोग सब अंदर से अलग तरीके से यूनिकली ढूंढते हैं। इसीलिए मैं तो लोगों को यही कहती हूँ कि मेरा कोई एडवाइस नहीं होता कभी किसी के लिए, मेरा यही होता है कि आपको अपना पाथ खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और उसमें कुछ अच्छे भी आपके टाइम्स होंगे, बुरे भी होंगे, आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, ऐसे ही है। गिरे नहीं रहना, आपने उठना है। कोशिश यही करनी है कि आफ्टर एवरी बैड डे you try to get up, and that is all. But it's I don't think किसी के पास वो perfect recipe या formula है। मतलब we are all finding our way and faltering along the way। तो वही है, लेकिन I think also कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो एक ये स्पिरिट है बहुत हद तक मैंने अपने फादर से शायद पाई है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही थे, बहुत जिंदा दिल इंसान थे। मैंने उनको खो दिया अनफॉर्चुनेटली 2021 में, लेकिन उनका जो मुझ पे एक इन्फ्लुएंस है, और उनसे मैंने यही सीखा। वो भी ब्यूरोक्रेट थे, और फिर वो यूनाइटेड नेशंस में रहे बहुत साल। तो 81 बैच के IAS ऑफिसर थे वो, नरेश नंदन प्रसाद। तो मैंने उनसे यही सीखा कि वो कोशिश करते थे कि चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, आप उसमें अपना जो एक स्पिरिट है वो ना तोड़ें। और उनकी जो वो जिंदा दिली थी, वो लगता है कि मैं चाहूं ना चाहूं, वो है ही मुझ में। तो मैं एक दिन रो लूंगी, 2 दिन रो लूंगी, पर फिर तीसरे दिन कहीं से वो आता है कि नहीं, आप खड़े हो, फिर भी कुछ करें। तो आई थिंक आई क्रेडिट दैट टू हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो एनी मैसेज, कोई ऐसा संदेश जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको लगाना चाहें, जो लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, जिंदगी से उम्मीद भी खो चुके हैं, कोई ऐसा संदेश जो हमारे दर्शकों को आप लगाना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि उम्मीद रखिए, होप पे ही सारी दुनिया कायम है। और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कैंसर भी अगर आप देखें, या और भी कोई किसी को गंभीर बीमारी हो, तो रिसर्च हो रहा है, साइंस आगे बढ़ रही है, हर साल आउटकम्स बेहतर होते जा रहे हैं। तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप उस बीमारी से भी निकल सकें। तो माइंडसेट वही रखिए कि हो सकता है कि भाई मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए आगे। बड़ा मुश्किल होता है जब इतना बुरा होता है आपके साथ, तो वो अच्छा सोचना बहुत मुश्किल होता है, इजियर सेड देन डन होता है। लेकिन वही एक तरीका है, होप इज द ओनली वे। एंड अपने आप को जो आप बिजी रख सकें, जितना आपको जो पैशन है उसको परस्यू कर सकें, और हर समय इसके बारे में ना सोचते रहें। ओवरथिंकिंग, वही आप कोशिश करिए। मैं तो खुद बहुत ओवरथिंकर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखूं, डाइवर्टेड रखूं। तो वो एक एफर्ट खुद से करनी पड़ती है। आपके आसपास होंगे लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा यही रियलाइजेशन है कि यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड। तो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड अपने आप पे काइंड रहिए, अपने आप को मत हार्शली जज करिए। कई बार हम लोग अपने आप को ही हार्शली जज कर देते हैं कि मैंने आज ये नहीं किया, मुझसे ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। सो बी जेंटल एंड काइंड विथ योर सेल्फ। सो थैंक यू उर्वशी जी, इट वॉज प्लेजर कि मैं आपसे बात कर पाई, एंड वी ग्रास्प सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम यू। सो उर्वशी जी ने बखूबी कहा कि कदे भी अपने आप ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।